सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा, फुल ऑफ हैपनिंग वीक। बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, कोई हम उसका रिव्यू कर लेते हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर पै दर में जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसराइल मुतअद्दिद बार अमेरिका को साथ देने की दरख्वास्त कर चुका है कि ईरान पर हमला में हमारा साथ दे। लेकिन इस वक्त देखा सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया है। अब ये 2 हफ्ते उन्होंने क्या गौर व खौज करना है, उन पर कोई प्रेशर है या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद ये उनका मौक़िफ़ आया है, तो क्या वो उनके लिए कन्वेंस उनको कर सके हैं? क्योंकि इससे जो पाकिस्तान है उसके ईरान के साथ भी इंतहाई खुशगवार बेहतरीन ताल्लुकात हैं और इसी के साथ अमेरिका के साथ ही। तो अब सवाल कुछ हल्कों में ये भी उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। उसके अलावा जो फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, तो वो भी जो हमारे यहाँ जो हुकूमती हल्के कह लीजिए, सियासी हल्के कह लीजिए, जमहूरी हल्के कह लीजिए या सहाफ़ती हल्के कह लीजिए, उसमें ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अब एक इस्टेब्लिश्ड है और ये स्टैंप लग गई है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड जो हुकूमत है वो निज़ाम चल रहा है। ऑल दो कि क्या पीपल्स पार्टी और PMLN इससे खुश हैं, क्योंकि कुछ खबरें तो आ रही हैं कि किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। भारत के साथ आपने जंग जीती है तो मुलाकात की ख्वाहिश थी। इन उमूर पे और दीगर कुछ ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है उवैस तौहीद साहब सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस तौहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी, आपकी अपीयरेंस का भी, बोलनी उस पर। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ, इस वो भी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके भी टाइम का। उवैस तौहीद साहब, आपसे इस बात का आगाज़ किए लेती हूँ कि अब ये जो ईरान इसराइल जो मामला है, इसमें क्या पाकिस्तान आपको लगता है कि कुछ सालिसी का किरदार अदा कर सकेगा? और दूसरी बात, चूँकि आपने एक बड़ा वक्त अमेरिका में भी गुजारा है, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी आप रहे हैं, तो क्या जो ट्रंप ने 2 हफ्ते का जो मज़ीद मोहलत मांगी है या टाइम लिया है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है? कोई प्रेशर, मज़ीद सोचना है, या आपको लगता है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है उन्होंने भी कन्विंस कर सके होंगे? देखिए, कनाडा में G7 से बहुत जल्दी वहाँ से रुखसत होना और फिर सीधा वाइट हाउस के अंदर फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग करना, अपने इंटेलिजेंस और पेंटागन के ऑफिसर्स के साथ बैठक करना, और ट्रंप का और उस वक्त यही लग रहा था कि अमेरिका जो है किसी भी वक्त अब बराह रास्त मुदाखलत करने वाला है मशरिक़ वस्ता के अंदर। जो एक बढ़ती हुई आग आपको नज़र आ रही है या ईरान के अंदर इजराइल की जो जारियत है उसमें अपना हिस्सा डालने वाला है बराह रास्त। बिलवास्ता तो है ही, जाहिर बात है कि अमेरिका की इजराइल के साथ सपोर्ट। और ये खबर भी आई थी कि उन्होंने हमलों की मंजूरी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, बाद में इसको डिनाई किया गया। ये देखिए, अभी जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी एक रिपोर्ट आई है कि जी वो वीकेंड पे कर सकते हैं, लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नादिया, कि जब वो वाशिंगटन में वापस आए G7 से, तो उस वक्त तो ये लग ही रहा था कि बराह रास्त अब अटैक करने वाले हैं। जिस वक्त उन्होंने कहा था कि आयतुल्लाह खमैनी जो हैं वो कहाँ पर हैं हमें पता है और हम उन्हें किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मारना नहीं चाहते। और फिर किस तरीके से ईरान या तेहरान के ऊपर जो है आसमानों पर उनका कंप्लीट कंट्रोल है, और कई दफ़ा उन्होंने अपने जो पैगाम थे उसके अंदर वी का इस्तेमाल किया, यानी कि हम। तो वो बराह रास्त इस बात की एडमिशन था कि वो और इजराइल जो हैं इस हमले के अंदर शामिल होंगे या शामिल हैं। तो उसी से एक बहुत पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई, और ख़ुद ट्रंप, जिनको पीस मेकर कहा जाता है, जो अपने पूरी कैंपेन के दौरान एक मंत्रा के उस आए ज़रिए हुकूमत में आए थे कि ना कोई फॉरेन वॉर होगी, हर जगह पे पीस होगा, यूक्रेन के अंदर पीस होगा, जो वो अभी तक नहीं करा सके हैं।
पाकिस्तान इंडिया के अंदर उन्होंने सालसी का किरदार किया, जिसका वो बहुत बारहा तौर पर ये कह चुके हैं कि वो दो न्यूक्लियर ताकतों को एक बड़े न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने बचा लिया। लेकिन जो पीछे जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेशर था नादिया। वो ये था कि जो मेगा जो सपोर्टर्स हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सपोर्टर्स वो कहते हैं कि आपको तो हमने मुंतखब किया था पीस मेकिंग के लिए, आपको तो मुंतखब किया था कि सारा पैसा आप अमेरिका फर्स्ट की प्रायोरिटी पर जो अमेरिका के अंदर खर्च करेंगे, ये अरबों डॉलर बाहर कैसे खर्च होगा? मशरिक़ वस्ता में आप गए तो क्या इराक का सबक आपको याद नहीं है, अफगानिस्तान का सबक याद नहीं है, या वियतनाम का सबक याद नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था खुद डोनाल्ड ट्रंप पे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि 2 हफ्ते का जो कल व्हाइट हाउस में उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो कहा कि जी 2 हफ्तों के अंदर डिसीजन करेगा। लेकिन इसी दौरान नादिया जो खित्ते के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके हवाले से रॉयटर्स पे खबर ये नशर हुई और आई कि 3 दफ़ा कम से कम फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के, उनके बात हुई है वाशिंगटन के अंदर अमरीकी एहलकारों के साथ, और ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो जेनेवा के अंदर एक बैठक होने वाली है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो सीनियर एहलकार हैं, वो अब्बास अरकाची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो एक विंडो है, लेकिन ईरान के अंदर जो है अटैक जारी हैं, इजराइल के अंदर जवाबी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ओटी में आपकी तरफ वापस आती हूँ, ओटी में आपकी तरफ वापस आती हूँ जरा। जी कंप्लीट करने दीजिए। श्योर प्लीज। बेयकीनी और बेएतमादी की एक फिजा भी मौजूद है कि जब पहले इजराइल ने अटैक किया तो उसके 2 रोज बाद न्यूक्लियर टॉक्स होनी थी अमान मस्कत के अंदर अमेरिका के साथ, तो इजराइल ने हमला कर दिया। और अब कहीं ये तो नहीं है कि कहीं वहाँ पे टॉक्स शुरू करके मजीद एक बड़ा हमला किया जाए, तो गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद, और खित्ते में एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का जो बादल हैं वो अभी तक मंडरा रहे हैं। वेरी ट्रू, क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी है, जिस तरह से आप ये बात भी कर रहे हैं, दूसरी थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी लोग बातें कर रहे हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। लेकिन जनरल साहब, ज़रा मैं आपसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करवाना चाहूँगी। द रीज़न इज़ कि जो मुलाकात हुई है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अभी उनको 2 हफ्ते लगेंगे, मे बी कि वो बीच में कर भी दें, जिस तरह से ओटी कह भी रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है, क्योंकि ताल्लुकात दोनों ममालिक से बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से भी और वाइस वर्सा ईरान से भी, कि इसमें पाकिस्तान को रोल प्ले कर सकता है डी एस्केलेशन के हवाले से या मीडिएशन के हवाले से? जी नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और आई थिंक अभी तोई साहब ने जो डोमेस्टिक अमेरिका के अंदर जो प्रेशर्स हैं उनका जिक्र तो खैर कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन तो है जी, लेकिन पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि उन्होंने ईरान को भी और जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमने उनके लिए करारदाद लेके आए, वो दैट इंडिकेट कि हम ईरान के लिए मैक्स क्या कर सकते हैं, और ईरान को इस चीज़ का अदराक है जी। और आई एम श्योर कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले होंगे तो इन्होंने जो भी इलाके की सिचुएशन है, और देखिए अमेरिकन को ये नहीं बताना होता कि आप ये करें या ना करें, आपने उनको कॉस्ट बतानी है जी, कॉस्ट समझानी है कि आप अगर उधर यहाँ पे करेंगे तो आपके लिए क्या कॉस्ट होगी इस वॉर की। तो वो आई एम श्योर कि बहुत अच्छे तरीके से समझे। उनको अगर आप ये कहेंगे कि हमारे कंसर्न हैं या ईरान के कंसर्न हैं, तो शायद वो ना समझ पाए। अमेरिकन आर सच, और फॉर दैट मैटर दुनिया का कोई भी मुल्क है, उनको आजकल आपने उनका इंटरेस्ट बताना था उसमें क्या है। तो आई एम श्योर कि जो इसकी कॉस्ट फॉर अमेरिका हो सकती है, और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये 2 फिक्रे कहे अपनी मुलाकात के बाद, एक उन्होंने कहा जी कि दे आर्मी चीफ जो हैं वो उनको ज्यादा नॉलेज है इसका देन मोस्ट ईरान की जो सिचुएशन है या ईरान के जो एनवायरनमेंट है। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि इट वाज आई एम ऑनर्ड टू मीट हिम। तो इन दोनों चीजों से ये रिफ्लेक्ट होता है कि वट एवर आर्गूमेंट्स दे हैव डन, उससे वो सहमत, उसके साथ वो एग्री करते हैं जी। और प्रॉब्ली ये जो 2 हफ्ते का जो डिले भी आया है, वो प्रॉब्ली अब इनको एनालाइज करेंगे। देखिए, ट्रंप का इस टेन्योर में एक ही क्रिटिकल डिसीजन उन्होंने करना है जी, स्ट्रेटेजिक लेवल का क्रिटिकल डिसीजन इस टेन्योर में, वेदर टू गेट इनटू द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, जो कि ख्वाहिश है नेतन्याहू की, ट्रंप बीइंग हिज एग्जिट कार्ड है ही ट्रंप, वो तो पूरी पुश करेगा कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में चले जाएं।
और फिर ट्रम्प जो है उनकी ये जो मीटिंग के बाद ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि उन्होंने एनालिसिस किए हैं और दैट्स व्हाई फिर ट्रम्प का देखिए स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या एनिमी हो, वो इंटिमिडेशन भी करते रहते हैं। उनकी जो लैंग्वेज है वो भी इट्स नॉट दैट ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं होती। इवन मैक्रोन के बारे में उस दिन बात करते कहते इज अ गुड गाय, इस तरह की चीजें वो बड़ा डायरेक्ट व्हाटएवर इज इन हिज हार्ट वो मुंह पे बोल देते हैं जी। तो आई थिंक एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ही वुड आल्सो लाइक कि एक अच्छी डील हो जाए और इसको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचा जाए। मुझे जिस चीज का डर है और खौफ है वो ये है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए अमेरिकन एसेट्स के ऊपर या इंटरेस्ट के ऊपर बाय इजराइल, जिसकी वजह से ड्रैग कर दें वो यूएस को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। देन वी हैव अ सिचुएशन, बट आई थिंक कि अभी जो चीजें हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि इजराइल के अंदर भी अब बहुत स्ट्रेस आ रहा है जी। जितनी ये प्रोलॉन्ग होगी, चाहे वो 2 या 3 मिसाइल 10 मिसाइल भी मारते रहे और अगर वो 2-3 हफ्ते ये कंटिन्यू रहा तो इजराइल के अंदर बहुत प्रेशर हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वहां आपका जो पॉलिटिकल वो प्राइम मिनिस्टर है टेररिस्ट नेतन्याहू, ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। वो चाहे जंग जीते या हारे, उसकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। तो आई थिंक वो स्लैप ऑफ द डाइंग मैन वाली बात है। बट ये प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान के लिए भी उतना ही खतरनाक है जी। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ पाकिस्तान की सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। आप देखते हैं कि ईरान की पार्लियामेंट के अंदर भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तान, इज हैप्पी विद द आर्मी चीफ और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। फिर चाइना में भी आपकी लीवरेजेस तो बहुत है, लेकिन अमेरिकन अपनी पॉलिसी पाकिस्तान उनको कितना इफेक्ट कर सकेगा, उनको प्रेशराइज तो नहीं कर सकता, समझा ही सकता है। और इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि वी हैव मोर लेवरेज एज फार एज यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल ठीक से ओटी ये बताएगा कि जो भी हाल ही में जिसका बार बार आपने भी जिक्र किया, अभी जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, इसको बड़े हवालों से मुख्तलिफ जावियों से भी देखा गया है, क्योंकि बड़ी एक तो वेरी रेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं था। ऑल्दो के जो डिक्टेटर्स थे, यानी जो मार्शल लॉ के थ्रू आए हुए थे, उनके साथ तो एक अच्छे ताल्लुकात थे, बट इट वाज लाइक यूनिक यू कैन कॉल। अब इस मुलाकात में तज़्ज़िये ये भी आ रहे हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच। आप किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई सिर्फ ये था कि जी आप आए, आपने जंग जीती हुई है तो आपसे मिलना था और ब्ला ब्ला, या उसके अलावा भी कुछ था? नहीं नाजिया, देखे जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट होते हैं उसके अंदर कोई नज़रियात नहीं होती, कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई नफरत नहीं होती, आपस के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। और वो एक जगह पे जहाँ पे कन्वर्ज हो रहते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स और दूसरे मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स, वहाँ पे आके एक मीटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 4 रोज़ का इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर हमारी फोर्सेस ने बेइंतहा कामयाबी हासिल की, उसने पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है वो अपग्रेड कर दिया आलमी सतह पर और रीजनल सतह पर। पाकिस्तान की मिलिट्री जो सुपरमेसी है उसको मान गए, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन था या एक परसेप्शन ऐसा पाया जाता था कि जी इंडिया की जो कन्वेंशनल जो अगर जंग होगी तो इंडिया की बढ़तरी है वो 9 गुना ज़्यादा है, उसका 9 गुना ज़्यादा जो है उसके पास आर्म्स वेपन्स हैं, और उनके पास देखिए एक म्यूज़ियम है S-400 रशिया का है, और राफेल जो है वो फ्रांस का है, और इजराइल और अमेरिका के उसके पास आर्मामेंट्स हैं। लेकिन वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो एक प्रोफाइल बढ़ गया। दूसरी तरफ ट्रम्प जो है उनका जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एक रिन्यूड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमने देखा जो डिमिनिश हो रहा था अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद इस रीजन के अंदर, और वो है कि चाइना जो है वो एक्सेस हासिल ना कर सके पाकिस्तान के साथ मिलके सेंट्रल एशिया, क्योंकि आपको पता है कि CPEC पे रजामंदी हो गई है, CPEC की एक्सटेंशन हो जाएगी अफगानिस्तान तक। तो इस वजह से तालिबान भी जुड़ गए हैं और एक इंडिया को सेटबैक हुआ है। तालिबान को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, जो नाराजगियाँ थी बीजिंग के अंदर, जहाँ इसाकदार और अमीर मुत्तकी मिले हैं फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, तो वहाँ पे ट्रम्प नहीं चाहते कि यहाँ पे फ्री एक्सेस मिले। और दूसरी जानिब ये है कि इस वक्त जो आप मीटिंग का मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, मीटिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है, गैर मामूली मीटिंग है। ये 1 घंटे के लिए स्केड्यूल हुई थी, 2 घंटे से ज़्यादा रही। मार्को रूबियो उनके साथ थे, ट्रम्प के साथ, और उनके साथ कौन थे?
स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू मिडिल ईस्ट हैं, और ये वही शख्सियत हैं जो न्यूक्लियर जो टॉक्स हो रही थी, 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स जो अभी जो तातुल का शिकार हुई इजराइल की जारियत ईरान के खिलाफ, तो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी वो उसको लीड कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत होगी कि 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा, जहां पे अमेरिकी सदर का 10-10 मिनट का वक्त जो है वो बहुत कीमती होता है। और ऐसे मौके पे जब एक तीसरी आलमी जंग खड़ी हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जहाँ पे उसका प्रोफाइल बढ़ा है, वहाँ पे ईरान के साथ उसका बॉर्डर लगना, उसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगना, और ईरान के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पाकिस्तान जहाँ पे उसका प्रोफाइल बढ़ रहा है, जहाँ पे जियो स्ट्रेटजी उसकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, वहाँ पर उसके लिए एक आजमाइशों का पहाड़ भी साथ खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बड़े इम्तिहान सामने ठीक है, बिल्कुल ठीक, नो डाउट बंडल्स ऑफ चैलेंजेस सियासी तौर पे, लेकिन साथ में एक आजमाइशें भी देखनी है कि एक ट्रायल भी आपका शुरू होना है कि जी अगर कहीं वक्त ऐसा कड़ा ना आ जाए जहां पर आपको कड़े फैसले ना करना पड़े। और दूसरा, आपके प्रोग्राम में मैं बताता हूँ एक खबर की उससे कि नादिया, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि खलीजी रियासतें जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, और खतरा यही है कि ईरान कहीं उस पर हमला ना करे। अगर ईरान पर हमला हो जाता है अमेरिका का और फौजी अड्डे पे कोई हमला ना हो जाए, तो एक खलीजी मुल्क ने, बगैर नाम बताए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत से पैगाम रसानी का काम लिया, ईरान की क़यादत को ये पैगाम पहुँचवाया कि हम आपके खिलाफ किसी भी मदद में शामिल नहीं हैं और ना होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इस वक्त बढ़ रही है, लेकिन आजमाइशें भी सामने। ये कोई पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, मुस्लिम कंट्री है? जी, मुस्लिम कंट्री, गल्फ कंट्री है, बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, बिल्कुल ठीक है, ग्लोबल, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये जो मुलाकात हुई है, लेकिन उसके अलावा OIC भी होने जा रहा है टर्किया में, और इसारदार उसमें शिरकत करेंगे, कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, डिप्लोमेसी तो जब भी वॉर होती है जी किसी भी फैक्शंस के बीच में, तो डिप्लोमेसी, बैकडोर, कुछ ना कुछ कनेक्शंस, इवन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एनिमीज के भी थर्ड पार्टी से दूसरे मुल्कों के जरिए चल रहे होते हैं जी, कॉन्टिन्यूसली चल रहे होते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी एग्जिट स्ट्रेटजी की एप्लीकेशन हो जाती है जी। ऑफ कोर्स लीवरेज है, और अभी आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरेबिया का इस वक्त का रोल है, हालांकि 2015 की डील में सऊदी अरेबिया वाज नॉट हैप्पी, ये जो डील अमेरिका ने की थी, फिर 2018 में उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया था जब ये डील खत्म हुई, लेकिन अभी हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने विजिट किया है, देवर इन ईरान, कतर ने अभी उनसे कांटेक्ट किया है, अब सऊदीया में भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट कतर में बेसेस है, ह्यूज बेस है अमेरिका का वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने डायरेक्ट बात की है ईरान के साथ। तो आई थिंक देयर इज अ फेयरली गुड चांस कि डिप्लोमेसी की ये जो चीज़ें हैं ये काम आनी चाहिए, इफेक्टिव हो जानी चाहिए, और होपफुली, बट इट डिपेंड्स, क्योंकि देखिए अब सीरियस चीज ये हो गई है कि पहले डीएस्केलेशन की बात हो रही थी, अब पॉलिसी कैप्चुलेशन की बात हो रही है। पॉलिसी कैप्चुलेशन पे ईरान कभी भी नहीं मानेगा कि वो अपना न्यूक्लियर सरेंडर कर दे जी, क्योंकि उसे पता है कि व्हाट नेक्स्ट, न्यूक्लियर सरेंडर करता है तो ये नेतन्याहू और ये एप्लीकेशन तो अनप्रेडिक्टेबल है, ये फिर उनके मिसाइल प्रोग्राम की तरफ चले गए हैं, तो वो उनकी पॉलिसी कैप्चुलेशन पे मनाना, और जो अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प जो है या इजराइल ने जिस तरीके से स्टांस ले लिया है कि टोटल सरेंडर का मतलब है कि न्यूक्लियर का तो जिक्र भी नहीं है चाहे सिविल यूज के लिए, तो फार अपार्ट है, बट विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। और जैसे तोई साहब ने कहा कि चाइना एंड रशिया दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो अब इजराइल की भी कॉस्ट, पहली दफा उनकी सरजमीन पर, पहले तो ये डायरेक्शनल थ्रेट लेते थे ना, जिधर जिधर इनका एनिमी मौजूद होता तो उस तरफ ये चले जाते हैं, हम बातें तो ग्रेटर इजराइल और वो करते हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन उस तरह क्लासिक ग्रेटर इजराइल के लिए नहीं है, जिधर डायरेक्शनल है, जिधर पहले हम बच्चे थे तो बैरूत का सुना करते थे, फिर जहां जहां इनकी थ्रेट जा रही है, कहीं हमास गई है, कहीं गई है, वो वहीं चले गए, अब ईरान की तरफ आ गए। अगर ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन क्लासिक सेंस में होती तो ये जॉर्डन या उस तरफ सऊदी अरेबिया की तरफ, उस तरफ जाते जी,
लेकिन यहाँ पे ये अपने एनिमी को पहले फॉलो कर रहे हैं ताकि उसका बिल्कुल ठीक। आई एम रनिंग एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी, ओटी आपका। और बात बिल्कुल यही है कि सिर्फ मुतालबा जो है वो डीएस्केलेशन का नहीं है, बल्कि पॉलिसी चेंज का भी, और उससे ज़्यादा अब तो रजीम चेंज की भी ईरान में बात हो रही है जो इसराइल का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है। पाकिस्तान एक कोशिश कर सकता है और शायद कर रहा है, और सालिसी की कोशिश भी वो कर सकता है दोनों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की बुनियाद पर। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ होंगे। ज़रा कुछ जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो बजट के मामलात हैं, जो सियासी मामलात पे उन पर गुफ्तगू करेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक सिफारती कामयाबी के पास पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनकी जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो उनका इस्तकबाल भी करेगी। आगे कुछ जो बजट के और दीगर उमूर हैं उस पर भी पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें कि पीपल्स पार्टी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिस पर इसाक डार साहब ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। अब क्या पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? दूसरी तरफ जब पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था तो PTI ने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की और कहा कि अगर आप वाकई संजीदा हैं और अगर आप वोट नहीं देते तो हमारे साथ आके मिल जाएं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे बात करनी है, अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम प्रिंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि लो प्रोफाइल नवाज शरीफ हाइब्रिड तर्ज हुकूमत के हामी और मुतमईन है। मतलब उनको कोई इशू नहीं है कि अगर जो हमारी फ़ौजी क़यादत है वो जो मुल्क में सियासी उमूर हैं या दीगर गवर्नेंस के मामलात हैं उनमें साथ उनको लेकर चले। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी किस्म की बात की कि ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल, क्या पीपल्स पार्टी इज़ ऑल्सो ओके विद दिस। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल पार्लियामेंटेरियन, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट, मेंबर CEC। अस्सलाम वालेकुम नय्यर हुसैन बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नय्यर हुसैन बुखारी साहब, ज़रा ये जो बजट के हवाले से भी और PMLN के साथ जो मामला कुछ पीपल्स पार्टी के चल रहे थे, ऑल्दो के इसाक डार साहब ने तो कह दिया है कि जी, और बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया है कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर कर देंगे। कहें तो वो क्लिप सुनवा दूँ, वरना आप बता दें कि अब आप लोग मुतमईन हैं और बजट के हक़ में वोट देंगे पास करने के लिए। देखिए जी, गुजारिश है कि हमारी जो टीम थी उसके साथ नेगोशिएशन हुई और उसमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। और जो कंसर्न्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो किए थे फाइनेंस बिल में, ऑब्वियसली उनकी इंश्योरेंस है। हम समझते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इसाक डार साहब और उनकी जमात और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको ऑनर करेंगे। अगर वो ऑनर नहीं करेंगे तो डू अंडरस्टैंड कि इफ़ फाइनेंस बिल फेल्स द गवर्नमेंट गोज़। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारी जो कमेटी थी और पर्टिकुलरली जो मैंने लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल कहा था कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं ऑन फाइनेंस, नेशनल असम्बली की और उसकी सेनेट की, इत्तफाक से उनकी जो चेयरमैनशिप थी वो पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में भी है और नेशनल असम्बली में भी। और एक नेशनल असम्बली में नवीद कमर साहब इस बिल को एग्ज़ामिन कर रहे हैं और सेनेट में सलीम मांडवी साहब हैं और उनकी रिकमेंडेशन सेनेट की आती होती हैं और थ्रेड पेयर उसको एग्ज़ामिन किया जाता है। तो वो तो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन जो फाइनेंस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असम्बली में, ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो मेंबर्स वहाँ बैठे हैं, उन्होंने बिल को वोट करना होता है। तो होपफुली पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरी अमल के तसलसल पे बिलीव करती है। हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है इस मुल्क में रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रहने चाहिए और उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो होपफुली चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं कामयाब सफारती दौरे के बाद और फिर उनसे गाइडेंस भी पार्लियामान के मेंबर ज़रूर लेंगे पीपल्स पार्टी के। और अभी जब वोट का टाइम आएगा तो ऑब्वियसली जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में भी वो पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे। होपफुली कि पीपल्स पार्टी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको वो ऑनर करेंगे PMLN वाले।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई वाले तो अब ना ही समझें। आपको लगता है आने वाले वक्त में किसी भी इशू पे पीपल्स पार्टी या पीटीआई कहीं कोई राब्ते कोई कुर्बत हो सकती है, या वक्त देर हो गई बहुत ज़्यादा, पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका? देखिए, असल बात पीटीआई वाले के उनका एक स्टांस कभी रहा नहीं। दे कीप ऑन चेंजिंग द स्टांस। उनकी लीडरशिप में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मरले पे वो एक बात करते हैं, दूसरे मरले पे दूसरी बात करते हैं। कभी नेगोशिएशन की बात करते हैं, कभी कहते हैं नेगोशिएशन नहीं करनी, कभी कमेटी को इख्तियार देते हैं, कभी इख्तियार विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें वो है ज़्यादा मिसट्रस्ट है। तो जब तक ये अपना एतमाद बहाल नहीं करते कि पार्लियामान के अंदर बैठ के वो इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, और ये जो मुलाकात थी, मतलब है कि ये तो बड़ी बचगाना सोच थी कि असद कैसर उठ के चला जाए, राजा परेशर साहब का जनाब आप हमारे साथ मिल जाओ, गवर्नमेंट करा दें। डू यू थिंक इट इज़ दैट ईजी जॉब? या थिंग्स कुड बी डिसाइडेड लाइक दैट? ये तो एक खबरियत की हद तक और अपने आप को प्रोजेक्शन दिलवाने के लिए असद कैसर साहब की ये स्टेटमेंट थी। डू यू थिंक राजा परेशर साहब विदाउट कंसल्टेशन विद पार्टी लीडरशिप और विद पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ बात कर रहे हैं या सीईसी की बात करने से वो कोई कमिटमेंट कर सकते हैं? कोई पीपल्स पार्टी में कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता जब तक क़यादत को एतमाद में न लिया जाए, जब तक सीईसी को एतमाद में न लिया जाए, जब तक पार्लियामेंट्री पार्टी को एतमाद में लिया जाए। तो ये तो एक हवा में उन्होंने एक शोशा छोड़ा असद कैसर साहब ने। वो क्या प्रपोजल है, क्या वर्केबल कंडीशंस क्या है, ऑन व्हाट इश्यूज़ हम इकट्ठे हों, तो दिस वाज नॉन इशू थिंग। बिल्कुल ठीक है सर। अभी बात हो रही थी, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत की हामी है, जमहूरी अमल के तसलसल की भी ख्वाह है और हामी भी है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक हाइब्रिड निज़ाम की भी बातें हो रही हैं और शायद उसको एक बड़ी स्टैम्प भी हाल ही में लग गई है। ख़ासतौर पे जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें जो मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब है उन्होंने कहा अब ये खाकी जमहूरियत का निज़ाम है और वही मॉडल है और पाकिस्तान में वही चलेगा। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी की भी खबर आई कि नवाज शरीफ साहब को इससे कोई इशू नहीं है एंड ही इज़ हैप्पी विद दिस। प्लस ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट कर दी। सर हाइब्रिड निज़ाम वे भी ठीक होगा और जाहिर सी बात है बड़ी कुर्बानियाँ हैं फ़ौज की, पाकिस्तान उन्होंने सब बचाया है, जंग जीती है, लेकिन जब हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान के दौर में होता था तो अपोजिशन से गुजारे आप भी, नून लीग भी बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अब पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से अब जो बातें हो रही हैं? मैं नहीं समझता कि किसी ने कोई हाइब्रिड निज़ाम की बात मेरी क़यादत से आके की हो। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं एंड वी स्टिल बिलीव इन दैट। हमें इस गवर्नमेंट का जो हिस्सा आज है वो भी हम इसीलिए हैं कि हम जमहूरियत का तसलसल चाहते थे इस मुल्क में। अदरवाइज़ तो ये फरवरी 2024 में ब्रेक डाउन हो जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी की मैं समझता हूँ कि ये सियासी बसीरत थी हमारी क़यादत की कि हमने ये गवर्नमेंट बनाने का फ़ैसला किया, हमने PMLN को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, हमने ये चाहा कि पार्लियामान फंक्शनल हो। तो इसलिए ये सारी क्या सराहियाँ हैं। जहाँ तक फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका का, उनको इनविटेशन सेंटकॉम से थी और फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट किया, तो ये इट्स अ गुड साइन कि उन्होंने एक्नॉलेज किया आपकी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को। और पर्टिकुलरली जो प्रीवियसली भी जो इंसिडेंट हुआ, जो मार्का हुआ हमारा हिंदुस्तान के साथ, ये एक्नॉलेजमेंट थी। और फिर उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए वहाँ पे हमारे आर्मी चीफ का किरदार था कि सीज़ फायर हो गया। तो इस पर नीड नॉट टू वरी। जो रीजनल सिचुएशन है हमारी, जहाँ पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, वो उसमें आर्म फोर्सेस की बड़ी अहमियत है। तो इसलिए इस पर मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पे बिलीव करती है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी गवर्नमेंट काम करेगी उसको दायरा अख्तियार में रह के काम करना चाहिए और जमहूरी अमल का तसलसल जो है पीपल्स पार्टी की ये प्रायोरिटी है।
सर सवाल मैंने इसलिए किया था कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट आई है, वही हुकूमत जिसके आप अहम तरीन इत्तेहादी हैं, कि ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है, मईशत की बहाली, हिंदुस्तान की शिकस्त, अमेरिका के हाथों फला फला, और इसमें ज़ाहिर उन्होंने फील्ड मार्शल को भी इसका क्रेडिट दिया, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यह हाइब्रिड मॉडल है। ट्रंप एक तरफ मोदी से रब्ता करते हैं, बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करते हैं, तो सर ये हाइब्रिड निज़ाम हुआ ना। फिर जो बातें होती हैं उसमें सिर्फ वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है जो जंग जीतने वाली, उसके अलावा भी हैं माशी, तजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की। तो ये सियासी मामलात नहीं थे आपको लगता है, या वज़ीर आज़म का होना ज़रूरी था, या वज़ीर आज़म के साथ करने की ज़रूरत थी? मेरा ख्याल है इसकी वजाहत तो ख्वाजा आसिफ को देनी चाहिए, उसकी जमात को देनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी आपको फरवरी 2024 ऑनवर्ड जो अचीवमेंट्स आई हैं, इसमें ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ कहते रहे कि और एक्नॉलेज करते रहे कि जो इनपुट आर्मी चीफ की तरफ से था, तो और ये माजी में भी देख लें आप, इमरान खान हर वक्त यही शोर करता था हम एक पेज पे, हम एक पेज पे हैं। उस वक्त ये क्वेश्चन राइज नहीं हुआ। इस एक्सटेंट तक इमरान खान ने एडमिट किया कि लेजिस्लेशन में हम इनकी मदद चाहते थे और मेंबर्स को कन्वे करते थे और बिल पास करवाते थे। तो ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड निज़ाम के बारे में उसका इस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस रीजन में हम बैठे हैं यहाँ पे आर्म फोर्सेस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और आइन के तहत गवर्नमेंट तो बैठी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जब एक ओकेजन था आर्मी चीफ का विज़िट का यूनाइटेड स्टेट्स का, तो फिर एक्नॉलेज किया डोनाल्ड ट्रंप ने भी, क्योंकि इस सीज़ फायर में आर्मी चीफ का भी रोल था, उनकी कंसेंट भी शामिल थी। उसको अप्रिशिएट करने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए उन्होंने उनको इनवाइट किया। फिर लंच हुआ, फिर बड़ी लेंथी प्रोसेस, तो आप लगे, लेकिन मोर देन 2 आवर्स उनकी मीटिंग रही। इट्स अ गुड साइन, जो मैं समझता हूँ इट इज गुड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सर ये बात आपकी अपनी जगह, जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान के दौर में भी यही होता था, 101% यही होता था, लेकिन आप लोग ही क्रिटिसाइज़ करते थे, PMLN वाले क्रिटिसाइज़ करते थे कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, और इसको बड़ा क्रिटिसिज्म के तौर पर देखा जाता था। बट मुल्क के लिए अच्छा है तो डेफिनेटली मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अब नून लीग के हवाले से ज़रा आपने तहफ़्फ़ुज़ात जो डॉक्टर साहब ने दूर कर दी हैं बजट के हवाले से, लेकिन अगर हम पंजाब की क़यादत की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जो सब पंजाब की क़यादत है, नदीम अफजल चंद हो गए, आपके मुर्तज़ा साहब हो गए, उनको जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN की क़यादत को, ख़ासतौर पर संबियाल के इलेक्शन के बाद। तो यहाँ पर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब की PMLN के हवाले से, वो दूर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नदीम अफजल चंद साहब तो कहते हैं PMLN के लिए हाथ भी मिला लो तो हमें वोट नहीं पड़ते। देखिए, बात यह है कि जो गवर्नमेंट जब हम इंस्टॉल हुई और जो एक एग्रीमेंट हुआ, मेरी क़यादत की कोशिश रही कि उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद हो, और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है, ही इज़ अ विजनरी लीडर। उन्होंने हालात को देखते हुए ये एग्रीमेंट भी किया, और वो अभी बावर कराना चाहते हैं इनको कि उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होना चाहिए। अगर कोई बंदा स्टबर्न एटीट्यूड रखेगा तो फिर ये गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं होगी। अगर मरकज़ ना रहा तो फिर सूबा भी नहीं रहेगा। तो ये उनको समझना चाहिए PMLN को कि मरकज़ में हुकूमत उनकी इस वजह से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ बन रही तो मेरा ख्याल है फिर सूबे में भी उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरी अमल का तसलसल रहना चाहिए। सर कौन, किसकी तरफ आपका इशारा है? कौन लीडर जो है वो, कौन सी लीडरशिप स्टबर्न बिहेव कर रही है? Whoever is there in PMLN, अगर वो एग्रीमेंट दरामद नहीं करते और स्टबर्न एटीट्यूड रखेंगे तो फिर उनको वो फिर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेंगे, फिर दे आर नॉट द पॉलिटिशियंस, देन दे डोंट फोरसी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो विजनरी लीडर तो वो होता है
कि जो फोर्सी करे कि आने वाले वक्त में उसने क्या डिसीजन लेने आप और आने वाले वक्त के तकाजे क्या है। दे शुड अंडरस्टैंड है ना, गवर्नमेंट तो वो रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए, हम तो खाली वोट देते हैं, उनके बिल को भी वोट देते हैं, हमने उनको तादाद पूरी करके दी हुई है नेशनल असेंबली में। दे शुड अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल ठीक है सर। जब बजट आया ना, लेट मी कम टू द बजट इशू अगेन। ये जब बजट आया तो नबील गबोल समेत दीगर जो आपके पीपल्स पार्टी के लोग हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी अवाम के लिए कुछ नहीं है और अपनी तनख्वाहों में इजाफे, स्पीकर और ये सब वाले से बहुत ज़्यादा तकरीरें हुई। लेकिन जब पंजाब का बजट आया तो फिर हमने देखा कि वज़ीर आला ऑफिस के लिए 23 करोड़ रुपए, यानी जो बजट है वो 1 करोड़ 61 से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया। चले वज़ीर आला तो वज़ीर आला, उनकी अपनी वज़ीर आला है, उनका अपना हाउस है, लेकिन जो गवर्नर हाउस है उसमें भी जो बजट था वो तकरीबन 13 करोड़ रुपए कर दिया, यानी 61 लाख 1 करोड़ 61 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ 37 लाख रुपए कर दिया। यानी जो है वो गवर्नर साहब भी अब इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे और इस पे पीपल्स पार्टी खामोश है। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि अवाम का पैसा इन चीज़ों पे लग रहा है तो ये अवाम के लिए साथ ज्यादती है? नहीं देखें, वो जो आप इसको ये एग्जामिन करें, आप एक फिगर को ले रही हैं। आप देखें गवर्नर हाउस में एम्प्लॉइज़ कितने हैं, उन एम्प्लॉइज़ को जो तनख्वाह मिलती है तो वो गवर्नर हाउस के अखराजात से मिलती है, और जो तनख्वाहें एनहांस हुई हैं वो भी गवर्नर हाउस के बजट से वो जाती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स आल्सो। और फिर ये देखें कि अभी महंगाई का है, जिस तरह 10% आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, पेंशन आपने बढ़ा दी, तो ये को 13 करोड़ रुपया गवर्नर की ज़ात तो नहीं खाएगी या गवर्नर तो नहीं खाएगा। ये 13 करोड़ रुपया गवर्नर हाउस का ओवरऑल एक्सपेंसेस है, जिसमें पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें और यूटिलिटी बिल्स के एक्सपेंसेस हैं। आया यूटिलिटी के बिल्स ऊपर नहीं गए हैं, जिसमें उनके मुलाजमीन के जो सिक्योरिटीज़ के इश्यूज है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। गवर्नर तो 13 करोड़ रुपये नहीं खाएगा, गवर्नर तो क्या 2 चपातियाँ ही खाएगा ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। सर चलें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है उनके तमाम एक्सपेंस हैं जो कवर होने हैं, गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के भी होने हैं, पेट्रोल के भी होने हैं, गवर्नर साहब नहीं खाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वही कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि आप एक आम आदमी की या एक आम वर्कर की तनख्वाह में 1 पेनी का इजाफा नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपने 10% कर दिया और उसके बाद पेंशनर्स के भी कर दिया। तो फिर आम मजदूर का क्या कसूर था? उस पर तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठा रही थी, मेरा ख्याल है। उस पर आज भी हमारा तक मिनिमम पे पे हमारी बात थी और मिनिमम पे उनको बढ़ानी थी, उन्होंने रखा नहीं। लेकिन जो 10% बढ़ा है, आपने कहा उसी तरह से मिनिमम पे वेजेस की भी बात की जाए। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो एनहांसमेंट है उसको एक तो गवर्नर शुड रिस्पॉन्ड, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव शुड रिस्पॉन्ड, लेकिन मैंने एक जनरल बात की है कि जिस तरह अखराजात बढ़ रहे हैं उस तरह उनकी जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए, और फिर जो महंगाई की सूरत हाल है उसको हर साल क्यों तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं और क्यों तो मुतालबा किया तनख्वाह बढ़ाई जाए? आखिर महंगाई बढ़ रही होती है। जो इन्फ्लेशन रेट ऑल्दो अभी बहुत नीचे आ गया है, कहाँ ये 40% से नीचे आ गया है और 22% से भी नीचे आ गया, अभी 4.5% पे आ गया है। तो अभी उसका बजट जो है, तो नदीम अब्दुल चंद ने बात की या नबील गबोल ने बात की, ऑब्वियसली हम आवाम को जवाबदेह हैं। सिविल सर्वेंट्स जो है वो आवाम को जवाबदेह नहीं होते, बाबुओं ने जवाब नहीं देना होता जो बजट बैठ के बना रहे होते हैं। जवाब हमने पार्लियामान में बैठे हुए लोगों ने देना होता है, इसलिए हमने लोगों के इश्यूज रेज करना हम पे फ़र्ज बनता है, इसलिए हम इशू रेज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच नईर हुसैन बुखारी साहब आपके टाइम का और हमसे बात करने का के लिए वक्त निकालने का। बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे कि जवाब आवाम के आगे जो इलेक्टेड लोग हैं उनको ही देना होता है। लेकिन क्या किया जाए कि जब 6% से 10% आप सैलरी रेस कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो वो जो एक पीनट वाला रिलीफ अदर सैलरी क्लास को दिया था
कि कुछ % आपको रिलीफ मिलेगा, वो वापस ले लिया गया। फिर आप बात कर रहे हैं कि जी जो सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में जो होश रुपा इजाफा किया गया है, तो जवाब ये मिला कि जी उनको चाय पिलानी होती है। गवर्नर हाउस के लिए अगर 13 करोड़ का इजाफा हो गया तो ये कि जी उनके एम्प्लॉइज़ को हो रहा है। तो फिर जो मिनिमम वेज एक मज़दूर की जो बढ़ानी थी, क्या उसके लिए महंगाई में इजाफा नहीं हुआ है? या दूसरों को चाय तो दूर की बात, क्या उसको खुद को चाय नहीं पीनी या 2 वक्त की रोटी नहीं खानी? यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है जिस पर हम सवाल करते हैं और आगे चल के करते रहेंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।